ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ आगे की चर्चा के लिए। तो जैसे कि हमारी अभी आपसे चर्चा चल रही थी कि कल, आज और कल, इस विषय पर आप लगातार देख रहे हैं और हमारे साथ दर्शक बने हुए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि बात हमने जहाँ से छोड़ दी हम वहीं से शुरू करते हैं कि वर्तमान में जो हमारे साथ तीनों पीढ़ियाँ बैठी हैं, अपने अपने अनुभव हमसे साझा कर रही हैं। इसी कड़ी में मैं अब फिर से जाता हूँ हमारी सबसे सीनियर पर्सन सावित्री जैन जी के पास। तो मैम, जैसे कि आपने भी बताया कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से उनको लाभ मिल रहा है आधुनिकता का, आपके समय पर वो सब लाभ आपको नहीं मिल पाए। जैसे कि आज आज़ादी है, बच्चे आज कहीं भी चले जाते हैं, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ना उन पर घूंघट की पाबंदी है, ना किसी चीज़ की। तो जैसा कि हमने अब तक सिर्फ पढ़ा था या सुना था कि ये जो प्रथाएं थी वो सिर्फ गांव तक थी, लेकिन आज हमें पता चल रहा है आपके माध्यम से कि ये शहरों में भी उसी तरह से व्याप्त था जैसा गांव देहात के बारे में कहा जाता है। तो ये जो प्रथा चली आ रही थी पीछे से, अभी आप जिस एज में हैं, आज आपके बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे हैं आपके पास, तो उस प्रथा में कहाँ कितना बदलाव आया है? तो बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। तो जी, तो ये बदलाव आप इसको अच्छा मानती हैं या बुरा? देखिए, मैं तो एक बुजुर्ग लेडी हूँ, मैं तो इस प्रथा को बुरा ही मानूंगी, मैं तो नहीं मानूंगी अच्छा। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। बड़ों की ना, तो देखिए घर में चार छह मेंबर है, फर्ज करो एक बड़ा आदमी है, वो अकेला कमरे में बैठा है, बाकी सब बाहर बैठे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो क्या प्रथा है ये बताइए आप। तो आज जैसे आपके साथ आपका पूरा परिवार है, आपके पास पूरा फैमिली बैठती है, जिस तरह से आप चाहती हैं उस तरह से आपके साथ व्यवहार आज है? कोई नहीं। मेरे पोते पोती है मेरी, अब बीकॉम कर चुकी, वो 23 साल की हो गई है। पोता है मेरा 18 साल का है। जी जी। सब अलग अलग, सबके अलग अलग कमरे, अलग तो अलग। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, दर्शक भी इस बात को ध्यान से सुने कि हमारे जो बुजुर्ग हैं आज हमारे घरों में हैं, उनकी कुछ ऐसी व्यथाएं हैं, मतलब ऐसी उनकी पीड़ा है जो शायद कभी कह नहीं पाते हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस पीड़ा को, बुजुर्गों की उस पीड़ा, उस दर्द को लोगों को बताएं जो लोग कह नहीं पाते। आप ऐसा क्या कमी महसूस करती हैं, क्या ऐसा खलता है आपको कि जो आपको बहुत पीड़ा देता है? अकेलापन खलता है जी। मैंने भी अक्सर काफी फिल्मों में देखा है, लोग बुजुर्गों को एक अलग कमरा दे देते हैं, भाई ये मम्मी का कमरा नीचे बना दिया, ऊपर नहीं चढ़ सकती, इनको सबसे नीचे वाले रूम में दे दो। बुजुर्गों का अलग होता है, मगर उन बच्चों का भी अलग अलग कमरा होता है। हाँ, लेकिन साथ में जैसे एक उठना बैठना होना चाहिए, वो आपके साथ मतलब वो चीज नहीं होती, नहीं है वो। तो ये केवल आपके साथ या मतलब कि आजकल के बुजुर्गों के साथ सभी के साथ ज्यादातर इस समस्या को देखा जा रहा है, जो आपके सर्कल में, आपके और भी जो आम उम्र आपकी फ्रेंड होंगे? हाँ है तो औरों के हैं अभी, लेकिन किसी के यहाँ कम है, किसी के यहाँ ज्यादा है, बस यही है और क्या है। जी, मतलब एक अकेलेपन की पीड़ा जो होती है बुजुर्गों को, जो अक्सर होती है, वो है। तो कहीं ना कहीं हमें वर्तमान पीढ़ी और आज की पीढ़ी से मतलब इस बात को समझाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सवाल मैं सीधा डायरेक्ट हमारी इस नई पीढ़ी से ही करता हूँ। हाँ। तो सिफाली, जैसे कि आपने सुना, आपकी नानी ने बताया कि बुजुर्गों के साथ सबसे बड़ी समस्या उनका अकेलापन, और उसके कई रीज़न हो सकते हैं, लेकिन उन रीजन को मैं चाहता हूँ कि क्या आपको ये कभी इस बात पे आपका अपने गौर किया कि हमारे बुजुर्ग किस तरह से अकेले रहते हैं, उनको एक साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आपके माता पिता का उन्हें साथ चाहिए? देखिए, साथ मुझे लगता है सबको चाहिए, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे हम जैसे लोग हो, हमें भी सबका ही साथ चाहिए। जैसे हम अकेले रहते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी डॉटर, हम अलग रहते हैं, और मेरे जो इन-लॉज है वो दूसरे शहर में रहते हैं। ओके। तो हमें भी लगता है कि हमारे साथ वो होते रहते, कि कई बार होता है हमें ऑफिस जाना होता है या कहीं जाना होता है कि पीछे से कोई हो हमें संभालने के लिए या देखने के लिए, या एक बड़ा है घर में तो हम निश्चिंत होकर सब काम कर सकते हैं। तो इसके दो मतलब निकलते हैं जवाली, मतलब आपको पीछे केयर टेकर चाहिए घर में? नहीं, केयर टेकर नहीं चाहिए, लेकिन एक जना चाहिए
जिससे हम एडवाइस भी ले सके कि हम क्या सही कर रहे हैं। फोन पे हम बात करते हैं, रोज बात मतलब एक मोरल सपोर्ट और एक जो चीज है उसको आप फील, आप मतलब उसकी कमी आप महसूस करती हैं। हर चीज के लिए मेड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें कोई वो चाहिए कि घर के काम के लिए, हर चीज के लिए मेड होते हैं, लेकिन हमें एक मॉरल सपोर्ट के लिए भी नहीं, बुरा मत मानिएगा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन देखिए, जब बैठे हैं दर्शकों से बात हो रही है, हमारे बीच में जो बात चल रही है उस बात का प्रभाव समाज पर पड़ता है। बिल्कुल। जिस तरह से फिल्में हमारे जीवन का एक आईने की तरह है, या कह सकते हैं फिल्मों से काफ़ी कुछ समाज में परिवर्तन आता है। ऐसे ही जो हम सब इंटरव्यूज करते हैं, बैठ के चर्चाएं करते हैं, उस चर्चा का जो विषय कोई व्यक्ति देख रहा है उसका कहीं ना कहीं वो प्रभाव छोड़ती हैं। तो हर एक बात, हर एक पहलू पर मेरा रोकना टोकना थोड़ा सा इसी कारण है, बाकी पर्सनल मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे कि आपकी नानी ने बताया कि उनका एकाकीपन उनको खलता है, उनको वो भी चाहती हैं पूरा फैमिली उनके साथ बैठ के, हम लोग बैठ के बात करें या उनके साथ थोड़ा समय स्पेंड करें आप। तो जब आपको पता है इस तरह से होता, आपके जैसे सास ससुर आपके साथ नहीं रहते हैं या आप वो दूर रहते हैं, आप अलग रहते हैं, तो आप साथ में रहने की क्यों नहीं कोशिश करते हैं? इसमें बाधा क्या है? क्योंकि मुझे लगता है आजकल काम इतने ज्यादा जरूरी हो गए हैं सब लोगों की जिंदगी में कि ऑफिस जाना, सब नहीं, देखिए ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि काम ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी पीछे पीढ़ी रही है, या मुझे भी देखिए, मैं भी कोई नया तो हूँ नहीं, मेरी भी फैमिली है, परिवार है, काम ज़्यादा ज़रूरी है। काम करते किसके लिए हैं? परिवार के लिए, फैमिली के लिए, परिवार को खुशियाँ देने के लिए। पैसा क्यों कमा रहे हैं जी? अजय बच्चे पालने हैं यार, अरे पैसा इतना क्यों? अरे भाई घर की जिम्मेदारियाँ हैं। अरे जब पैसा सिर्फ कमाए परिवार के लिए जाता है तो उस परिवार को छोड़कर पैसा कमाने का क्या औचित्य बनता है? पर वो ढूंढ करते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दुखी है, ऐसा नहीं है जो हमारे पीछे है वो दुखी है, वो अपने दोस्तों में नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि वो अपनी जगह में खुश हैं, लेकिन एक संयुक्त परिवार, एक साथ रहना, ठीक है, आप कहीं और सर्विस करते हैं, आपका बिजनेस कहीं और है, परिवार कहीं और है, मैं मानता हूँ कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इन दूरियों को किस तरह से आप पाटते हैं, या मतलब कैसे आप उसमें समन्वय बनाते हैं? मेरा मतलब ये है कि वो जो परिवार का प्रेम बना भी रहे, संबंध भी बने रहें, और आपका बिजनेस व्यापार उस पर भी उसका प्रभाव ना पड़े, आप उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं? तो हम पहली चीज तो हम रोज फोन पे बात तो हो ही जाती है, डेली होती है, ओके, डेली सबसे डेली वीडियो कॉल होती है, डेली फोन पे बात होती है। यानी कि टेक्नोलॉजी का सही फायदा तो आप लोग उठा रहे हैं। दूसरी चीज, किसी का बर्थडे होता है, किसी की एनिवर्सरी होती है, या तो हम वहाँ होते हैं या वो यहाँ होते हैं, हर छोटी छोटी चीजों पे। शुरू में तो क्या होता था, हम हर हफ्ते जाते थे उनसे मिलने, वीकेंड होता था हम फ्राइडे चले जाते थे, मंडे वापस आ जाते थे। तो हम ऐसे कर करके, छोटी छोटी पूजा होती है, छोटे छोटे ओकेजन्स होते हैं, हम हर चीज में जाते हैं, आते हैं, तो ऐसे करके हमने दोनों चीजों को मेंटेन करके रखा है। तो उससे वो प्यार भी बना हुआ है, एक अकेलापन भी कम महसूस होता है। फिर उन्होंने उनका काम उधर है, हमारा काम उधर है, वो तो मजबूरियां है, वो तो रहना पड़ता है, तो ऐसे करके हमने अकेलापन कम कर। बहुत अच्छे। शेफाली, आपसे कुछ और अलग तरह की एक बात पूछना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात का जवाब दें, पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई आवश्यक नहीं है। देखिए, मेरा सवाल जो है वो इस बात से जुड़ा हुआ है, एक लड़की का पालन पोषण जब परिवार में होता है तो उसे बचपन से ये कहा जाता है तो ये अपने घर जाना है, तो ये वहाँ तेरा घर वहाँ पे है, तेरा तो पति वाला जो घर होगा वो तेरा अपना घर होगा। ये बात बचपन से उसके दिमाग में पड़ी होती है। लेकिन एक 20-25 साल एक परिवार में रह के, जहाँ पे लड़की पल के बड़ी होती है, फिर एक अपना वो पीहर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, अपनी बहनों को छोड़कर अपना नया जीवन अभी नई जगह, एक नए लोगों के, नए परिवार के बीच जाकर बसाती है। तो जैसा कहते हैं, जैसे सुनते हैं कि लड़की का घर जो है वो पीहर नहीं होता, उसका ससुराल उसका अपना घर होता है। तो आपको ये बात शादी के बाद, जैसे अभी आपकी ज़्यादा दिन शादी को नहीं हुए हैं, छोटी सी बच्ची है आपकी, मेरा इस प्रश्न को पूछने का मतलब ये है कि जब एक लड़की अपना परिवार, अपना घर, मैका छोड़कर ससुराल में जब जाती है तो वो किस तरह से अपने उस बीते हुए परिवार को जो जिसको छोड़कर वो नए परिवार में आती है, कितना मुश्किल होता है उसको वहाँ एडजस्टमेंट करना।
बहुत मुश्किल। उसकी कैसे तैयारी करे आपकी मम्मी, आपकी नानी ने, आपकी मम्मी ने आपकी तैयारी, उसमें क्या सहयोग किया आपको इस चीज में? उन्होंने हमेशा मुझे यही बोला है कि जो वो लोग कहेंगे वो सही है, तू हमें कुछ बता मत बता, वो तेरे ऊपर है कि वहाँ की क्या बात है। उन्होंने मुझे कभी ये नहीं बोला कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, या उन्हें तुझसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या उनकी ये बात गलत है तू बोल उनको। उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला है वो बड़े हैं, या वहाँ के जो लोग हैं, अब वो तेरा घर है, ठीक है बहुत बातें होती है जो उनकी भी सही नहीं होती होगी या मेरी भी सही नहीं होती होगी, लेकिन मम्मी और नानी से मैंने यही सीखा है कि सब कुछ हो जाता है, टाइम लगता है एडजस्ट करने में, क्योंकि मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूंगी नहीं होती, सब जगह मेरे यहाँ भी होती थी, सब जगह होती है, लेकिन शायद क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग अलग तरीके से हुई होती है, जी जी, उन्होंने अपना घर अलग तरीके से देखा होता है, तो एकदम से नई जिंदगी हो जाती है वो हमारे लड़कियों के लिए, कि नया माहौल होता है पूरा, कि वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बात करते हैं, सब कुछ अलग, मतलब रहन सहन बदल जाता है, आचार विचार बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, बिल्कुल एक नए परिवार में जाकर सेटल होना बड़ा टफ जॉब होता है। हाँ जी। तो अब यही बात को लेकर मैं ममता जी आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे आपकी बिटिया ने अभी जो बातें कही जी, और हम सामाजिक रूप से भी आपको जानते हैं कि आप समाज सेविका हैं और समाज में कैसे बढ़ चढ़ कर आप काम करती हैं। आपने अपनी बिटिया को शादी के लिए जो तैयारियां कराई, या किस तरह से उसकी परवरिश में किस चीज़ों को कैसे समावेश किया जिससे कि उसका आगे भविष्य वो कैसे अपने परिवार को मैनेज कर पाए, एक माँ बाप के रूप में आपने किस तरह से उस भूमिका को निभाया? देखिए, मैं हमेशा अपनी बेटी को यही समझाती आती थी कि मेरा भी यही मानना है कि अगर कोई भी घर बनता है ना जी, इसे चाहे कुछ लोग नकारें मेरी बात को, तो वो हमेशा महिलाओं के, लेडीज के सेक्रीफाइस से बनता है। मतलब एडजस्टमेंट जो करते हैं ना, ठीक है लड़का भी करता है आजकल, लड़के को भी करनी चाहिए, लेकिन लड़कियों को ज्यादा करनी पड़ती है। और आजकल घर बिगड़ क्यों रहे हैं? इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि लड़कियां बराबर से जॉब कर रही हैं, कमा रही हैं, एक ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। कोई लड़की बराबर से कमा रही है, नौकरी कर रही है, सब कर रही है, तो कहीं ना जब आपस में कोई भी छोटी मोटी बात होती है तो उसके मन में ये विचार आता है कि मैं भी तो कमा रही हूँ, तो मैं ही क्यों सहूं, मैं ही क्यों करूं। लेकिन ठीक है, माहौल आजकल का ऐसा है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के भी आजकल हेल्प करते हैं, हाउस हस्बैंड होते हैं आजकल, और बड़े अच्छे से वो काम करते हैं, बड़े खुश होकर बताते हैं, क्योंकि आजकल वर्क फ्रॉम होम चलने लगा है। एक दो हमारे बिल्कुल नजदीकी लोग हैं तो बड़े खुश होकर बताते हैं, मैं हाउस हस्बैंड हूँ, मेरी वाइफ जॉब करती है, बाहर जाती है डेली, और मैं घर में करता हूँ, बच्चे भी हैं जिन्हें मैं भी संभालता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी रहते हैं साथ, वो भी हेल्प करते हैं, और मैं घर का भी करता हूँ। ये नहीं मेरी वाइफ जॉब कर रही है तो वही आके सब करे, बराबर से लड़के सहयोग करते हैं, ऐसा माहौल हो गया है। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है ना कि जो हमारे परिवार का एक माहौल है, जो बचपन से ही बच्चे को जिस माहौल में पाला पोसा जाता है ना कहीं लड़के को थोड़ा सा ना लड़कियों से ऊपर रखा जाता है जी। चाहे हम बहुत मॉडर्न हो गए, पहले तो बहुत ही रखा जाता था, सभी कुछ होता था कि लड़का है, पढ़ेगा भी, बाहर भी जाएगा, लड़की दब के बैठेगी। आजकल माहौल बहुत बदल गया, लड़कियों को पूरी छूट है, पूरी आज़ादी दे रखी है एक सीमा तक। लेकिन फिर भी ना कहीं जो मुझे प्रैक्टिकली लगता है, लड़का ही है। थोड़ा सा मतलब बच्चे को ना, लड़के को बचपन से थोड़ा ये एहसास होता है। तो ये तो जैसे आप कह रहे हैं कि लड़का और लड़की का जो भेद हाँ, उसमें जैसे आज समाज में हम सुनते हैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है, आप एक माँ होकर ये बात को कह रही हैं कि नहीं, भेद होता है, थोड़ा होता है। अगर आज अच्छा चलिए कोई भी परिवार हो, बहुत एजुकेटेड पढ़ा लिखा परिवार हो, अपवाद हर जगह होते हैं। एक लड़की पहला बच्चा लड़का हो गया तो सबको एक तसल्ली हो जाती है, भैया लड़का हो गया, आगे ठीक है एक बेटी ही चाहिए। एक लड़की हो गई, चलो पहली लड़की हुई है, एक्सेप्ट कर ली। दूसरी हो गई, थोड़ा सा हर्ट हुए, भाई लड़का होना चाहिए, तो होता भी है, फैमिली तभी पूरी होती है। अगर तीसरी लड़की हो जाए, तीसरा चांस लेने पे आप समझिए मतलब बहुत ज्यादा माहौल थोड़ा सा वहां खराब हो जाता है। पालते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी सबको चाहिए। अगर तीन लड़के हो गए, आपका कहना ये कि एक लड़के का होना बहुत जरूरी है। जो हम लोगों का माहौल है, जो दायरा है, प्रैक्टिकली तो देखिए यही हकीकत है। हम कितने भी मॉडर्न बन जाए, कितने हम भाषण दे लें, सब कर लें,
कि नहीं जी लड़कियां भी चल जाएंगी, खाली लड़की है, चलती हैं बहुत जगह, अपवाद हर जगह, लेकिन ठीक। फिर भी एक जो हमारे परिवारों की सोच है वो यही है। हमारी मम्मी है, उन्हें भी लगता था भैया एक लड़का हो गया। देखिए अब आजकल तो लड़के भी बाहर रह रहे हैं, माँ बाप से अलग रह रहे हैं, लेकिन फिर भी लगता भाई लड़का तो लड़का ही है, कम से कम उससे घर खुल जाएगा। माँ बाप लड़की के घर इतने बेधड़क होके नहीं जा सकते जितना अगर लड़का भी बाहर है, जितना बेधड़क होके लड़के के चले जाते हैं, भाई मैं हमारा बेटा है। देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट करती हैं, ये एक कड़वा सत्य है हमारे समाज का। मेरे भी 2 लड़कियों के बाद लड़का हुआ था जी। तो घर के जो मेरी सास ससुर वगैरह थी, अब मैं क्या शब्द बताऊं उसके लिए, इतना गंदा शब्द बोलती थी। तो मतलब आप भी इस बात को एग्री करती हैं कि एक लड़का का परिवार में होना बहुत होना आवश्यक है? जरूरी है। शेफाली, जैसे कि आपने अपनी मेरी तो मम्मी की 3 बात कर लड़कियां हुई सुना, थी जी। आपके पास एक बिटिया है, क्या आपको लगता है कि आपकी नानी और आपकी मम्मी के बीच की जो पीढ़ी अब तक यहाँ तक चलाई, वो ही सोच क्या आज भी आपके परिवार में ऐसे कहीं महसूस होती है आपको? देखिए अगर मैं अपनी मम्मी वाली एज बोलूं, नहीं आज अपनी आपकी अगर एज बोलूं तो नहीं, इतनी सोच हमें ये इफेक्ट नहीं करती कि लड़का होना बहुत जरूरी है। हमारी सारी जनरेशन में मेरे भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी सब लोग हैं, एक सबकी एक लड़की भी है और किसी को नहीं है कि हमें और चाहिए या और लड़का चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए। मतलब ये एक बहुत बड़ा बदलाव आप हाँ, महसूस इतना करते नहीं हैं। आया कि बहुत सबके ही मन में आ गया, लेकिन सबके नहीं, मतलब कुछ, हाँ, मतलब ये सोच ने एक अपनी जगह बनाई है समाज ये में। सोच ने एक जगह बनाई है, क्योंकि आजकल जैसे मम्मी ने बोला कि सब बेटे के घर एकदम से बेधड़क होके जा सकते हैं, मुझे लगता है हमारी जनरेशन में जो आगे वाली जनरेशन होगी वो भी नहीं रहेगी कि हम अपने बेटे के घर भी बेधड़क होके जा पाए। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। मतलब मुझे लगता है बच्चे ये अच्छी बात है कि ये बुरी बात है? पता नहीं, मेरे को लगता है सबको अपनी स्पेस चाहिए। तो ठीक भी है, नहीं भी है, मतलब मुझे नहीं, अभी मैं इस पे बिल्कुल अच्छा या बिल्कुल बुरा नहीं, नहीं जैसे कह अभी आप एक यंग हैं और आगे ठीक है, आज आप बेटी हैं, अभी बहू बनी है, कल को सास भी बनेगी, आगे यही एज जो आपकी मम्मी की है, फिर मम्मी के एज से नानी के एज में जाना है, तो आपको लगता है कि जो आज एक बच्ची जिनके पास है, जो कहते हैं भी चलो हमारे पास एक बच्ची है, हम उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेटे की तरह उसको पालेंगे पोसेंगे बड़ा करेंगे। आपकी मम्मी ने जैसे कहा कि लड़के के घर बेधड़क होकर चले जाते हैं, नानी ने की सोच, काफ़ी दोनों की सोच में बड़ी सिमिलरिटी है। यहाँ आपकी सोच में थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा फर्क मैंने अभी देखा। नहीं, आजकल की जो लड़कियां हैं जी। इसके जैसी हैं या इससे छोटी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लड़की हो या लड़का हो। मैं उसी बात को पूछना चाह रहा हूँ शेफाली से कि शेफाली, आने वाले भविष्य के बारे में आप कितना सोचते हैं? कितनी दूर तक आपकी सोच जाती है कि मैंने जो फैसला लिया या एक लड़की मेरे पास है, ये कल को जिनके पास लड़की आई है, सिर्फ आगे उन्होंने बच्चा करना ही भी नहीं चाहा, तो वो सोच के साथ कि भाई सबको सेपरेसी चाहिए, सबको समय अपना चाहिए, तो कहीं जब वो समय सबको अपना अलग अलग चाहिए, तो कहीं आपको अपना एकाकीपन महसूस नहीं हुआ जो आज आपकी नानी महसूस करती हैं? मुझे लगता है जैसे सब अपना वे ऑफ लिविंग ढूंढ लेते हैं कि अपना खुश रहने के तरीके, कि जैसे मम्मी ने अपना कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए अपना चैनल स्टार्ट करना या अपना काम स्टार्ट करना या किसी चीज में इन्वॉल्व होके उसमें जुड़ जाना, मुझे लगता है वो चीज बुढ़ापे तक हो जाए तो हमें जरूरत ही नहीं है ज्यादा किसी नहीं, चीज। चलिए देखिए, एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई आपने जैसे बताया, मतलब आपको लगता है जैसे आपकी मम्मी अभी काम कर रही हैं, और मैंने देखा है इस एज में आके लोग घर बैठ जाते हैं और कहते हैं अब क्या करना, अब तो बच्चे कमा रहे हैं और हमने क्या करना है, मतलब अपने आप को रिटायर मान लेते हैं। खैर तो रिटायर हो गए, अब क्या उम्र रह गई, मगर सोचते तो है इस बात को, लेकिन यहाँ तो मैम आपकी बिटिया ने सब मापदंडों को झूठा साबित किया है। हाँ, वो आज जितनी एक्टिव है, मैं देखता हूँ समाज में इनके, ममता जी के बारे में जो रोज पेपर्स में भी हम पढ़ते रहते हैं, आज फलानी जगह इन्होंने वैसा सेमिनार किया, नशा मुक्ति के लिए इतने सालों से ये काम तो कर हमारे रहे हैं। गुप्ता जी ऐसे थे, धन मैं तो कहूँ बेचारे बहुत अच्छे थे जो चले गए ऊपर, उन्होंने ही इसको उस पर डाला है। नहीं, ये नहीं थी, इसके साथ ये जोश नहीं थी, वो ही डाल के गए हैं इसको उसके। तो ममता जी, ये जो आज आप इस एज में, जैसे अब शेफाली ने कहा कि आज भी बिजनेस कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है कि देखो शेफाली, यहाँ मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। जैसे आपने कहा कि हर व्यक्ति को
अपना रास्ता, अपनी खुशियों की तलाश रहती है और वो उसको ढूंढ लेता है। तो वो खुशियों की तलाश जरूरी नहीं है कि किसी काम से जुड़ी हुई हो, किसी कला क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती है, जरूरी बिजनेस ही हो सकता है आपकी हॉबी में आप उतर जाएंगे जो आपको कभी मौका नहीं मिला। आप अपनी उस हॉबी के लिए जी सकते हैं और आप उस हॉबी के साथ साथ अपने साथ ऐसे लोगों के लिए भी समाज में जुड़े हुए रह सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी एक समाज सेविका के साथ साथ एक बिजनेस वूमन भी हैं, दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मम्मी का जो आज समाज में रुतबा है, आपकी मम्मी का जो नाम है, उससे आपको क्या लाभ मिलता है? वो तो मेरे लिए रोल मॉडल है। मतलब मैं भी यही चाहूंगी कि मैं बड़ी हो जाऊं तो मुझे घर परिवार, ठीक है वो लोग सब साथ हो, खुशी से रहे, ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं उनकी जिंदगी में दखल अंदाज करूं या वो मेरी जिंदगी में दखल अंदाज करे। जो मैं कर रही हूँ मैं खुशी से करूँ, अपने पैशन से करूँ, बिल्कुल वैसे ही करना चाहूंगी मैं भी। ओके। तो ममता जी, हमें आज, कल और आज, कल जो बीत चुका, जो आज चल रहा है, जो कल आने वाला है, इसका तो देखिए समय ही आकलन कर सकता है। हम सिर्फ चर्चा कर सकते हैं और चर्चा भी जो बातें होती हैं, जो बीते हुए कल की बातें हैं उस पर हैं, आज जो वर्तमान में घट रहा है उस पर है। लेकिन भविष्य की गणना करना हमारे न हाथ में है, ना हम उस गणना को बदल सकते हैं। लेकिन हमारी आज की रखी गई नींव हमारे आने वाले कल के भविष्य को बहुत प्रभावित करती है। तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य उज्जवल हो, हम आगे समाज में एक उदाहरण का मतलब स्वरूप पेश कर सकें, समाज के लिए एक आईने का रूप बन सकें, हमें उस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। तो मैम, आप सबसे मैं पहले तो एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे श्रोताओं को जो आपने आज अपने बारे में, अपने ज्ञान, अपनी जो समाज में अपने जो कुछ हासिल किया, उस सब के बारे में जो चर्चा की, उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे इस कार्यक्रम को कंटिन्यू करते रहें और समय समय पर जब भी आपको समय मिले स्टूडियो आएँ, और हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे। आगे भी इस पे विषय पे हम आगे चर्चा करना चाहेंगे। तो आपसे दोबारा आने का अनुरोध करते हुए मैं आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि आज का कार्यक्रम हम यहाँ आप समाप्त करते हैं, आपसे शीघ्र ही अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।